लेकिन ब्रिगेडियर बोला, लेकिन तुमने तो हम दोनों को इकट्ठे भेजना था। क्यों? जगमोहन ने पूछा। तुमने जो मुतालबा किया था वो मैंने पूरा कर दिया था, फिर मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? कमांडो अरसलान ने कहा, यह तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। इतना कहकर अरसलान और शेर खान बाहर जाने के लिए उठे तो भारतीय ब्रिगेडियर ने कहा, तुम लोग झूठ बोलते हो, तुमने मेरी बेटी को भी यहीं अर्गमाल बनाकर रखा हुआ है। अरसलान ने कहा, थोड़ी देर में तुम्हारी बेटी से बात करा दी जाएगी, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। ये कहकर दोनों मुजाहिद बाहर निकल गए। धूप निकली हुई थी। चंद रोज पहले जो बर्फ गिरी थी वो पिघल चुकी थी। दरख्तों में हल्की हल्की सर्द धुंध फैली हुई थी। दोनों दोस्त कमांडो एक दरख्त के पास पत्थरों पर बैठ गए। कमांडो शेर खान ने अरसलान से पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है भारतीय ब्रिगेडियर के बारे में? अरसलान ने पूछा। शेर खान ने कहा, हाँ। कमांडो अरसलान कहने लगा, मैं इस जल्लाद से अपने इन कश्मीरी भाइयों के खून का बदला लेना चाहता हूँ जिन्हें इसके फौजियों ने अजियतें देकर शहीद कर दिया है। कमांडो शेर खान ने फौरन कोई जवाब न दिया। एक दो लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, इसका क्या फ़ायदा होगा, हमारे शहीद तो वापस नहीं आएंगे। तुम क्या चाहते हो? अरसलान ने शेर खान की तरफ देखकर इसे सवाल किया। शेर खान बोला, अगर बदला ही लेना है तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? हमें फौरन इसे ख़त्म कर देना चाहिए। अरसलान कहने लगा, मैंने सारा खेल सिर्फ इस जल्लाद को अपने कब्जे में करने के लिए रचाया था। अब मैं इससे पूरा इंसाफ करूंगा और जिस तरह इसने बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों, बूढ़ों और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया है, मैं इसी तरह इसे मौत के हवाले कर दूंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि इसकी बेटी से इसकी बात करवा दूं ताकि इसे यकीन हो जाए कि हम लोग दुश्मन की औरतों का भी एहतराम करते हैं। इतना कहकर अरसलान कोने वाली कोठरी में गया और वहां से छोटा रेडियो ट्रांसमीटर ले आया। कहने लगा, मेरे साथ आओ। वो दोनों एक बार फिर भारतीय ब्रिगेडियर की कोठरी में आ गए। अब उन्होंने अपने चेहरे नकाब में नहीं छुपाए हुए थे क्योंकि वो इस वहशी जल्लाद को ठिकाने लगाने का तहैया कर चुके थे। अरसलान ने जाते ही जगमोहन से कहा, हमें मालूम है कि तुम्हारे मकान पर भी एक खुफिया रेडियो ट्रांसमीटर मौजूद है, मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। मैं सोनाली से तुम्हारी बात कराना चाहता हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारी बेटी को घर पहुँचा दिया गया है। भारतीय ब्रिगेडियर ने अरसलान को फ्रीक्वेंसी बता दी। अरसलान ने इस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमीटर ऑन करके मिलाया तो दूसरी तरफ से वायरलेस ऑपरेटर की आवाज़ आई। अरसलान ने कहा, बात करो, और साथ ही रेडियो ट्रांसमीटर ब्रिगेडियर जगमोहन के आगे कर दिया। इसने जल्दी से कहा, मैं ब्रिगेडियर जगमोहन बोल रहा हूँ, क्या मेरी बेटी सोनाली घर पहुँच गई है? दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ आई, यस सर, मैडम थोड़ी देर पहले घर पहुँच गई हैं, इससे मेरी बात करा दो। जगमोहन ने कहा। थोड़ी ही देर बाद दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब वो 3-4 बातें कर चुके तो कमांडो अरसलान ने ट्रांसमीटर लेकर इसे बंद कर दिया और जगमोहन से कहा, अब तुम्हें यकीन आ गया होगा? वो कहने लगा, हाँ, मगर मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? अरसलान ने जवाब में कहा, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और दोनों मुजाहिद बाहर निकल गए। इसके बाद भारतीय जल्लाद के लिए कोठरी में नाश्ता भिजवाया। नाश्ते में चाय भी साथ थी। चाय में एक ऐसी बेजायका दवाई मिलाई गई थी जिससे आदमी कम से कम 1 घंटे तक बेहोश हो जाता है। भारतीय ब्रिगेडियर को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि इसकी बेटी इज्जत व आबरू के साथ घर वापस जा चुकी है। अभी तक वो ये मुअम्मा हल नहीं कर सका था कि इन लोगों ने अब इसे किस लिए यरगमाल बनाया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा यही समझ सका था कि ये लोग इसको यरगमाल बनाकर इससे 2 और शर्तें मनवाना चाहते हैं। वो यही सोच रहा था कि कहीं ये मुजाहिद कोई ऐसी शर्त न बता दें जिसको पूरा करना इसके इख्तियार में ना हो। नाश्ता करते हुए वो साथ साथ चाय भी पी रहा था। जब वो चाय पी चुका तो उठकर टहलने और सोचने लगा कि ये क्या शर्तें पेश करते हैं। टहलते टहलते इसको एक चक्कर सा आया और वो चारपाई पर बैठ गया। वो दोनों हाथों से अपने सर को दबाने लगा। बेहोशी की दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अपने सर को दोनों हाथों में दबाते दबाते इसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। वो घबरा कर उठने लगा मगर इससे उठा न गया और वो वहीं एक तरफ को गिर पड़ा। 15 मिनट बाद कमांडो अरसलान और शेर खान अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि भारतीय ब्रिगेडियर और न जाने कितने बेगुनाह कश्मीरियों के खून से अपने हाथ रंगने वाला जल्लाद बेहोश पड़ा था। अरसलान ने पहरे पर खड़े मुजाहिद को आवाज़ दी। वो फौरन अंदर आ गया। इसने मुजाहिद से कहा, इसे उठाकर पुरानी बाउली पर ले चलो। वो खुद दोनों यानी कमांडो अरसलान और कमांडो शेर खान खुफिया कमीनगाह से निकलकर अकबी जंगल में आ गए। यहाँ एक जगह एक काफ़ी गहरी बाउली हुआ करती थी जो अब सूख चुकी थी। इसके दहाने का कितर 2-2.5 फीट था और इस ख्याल से इसके ऊपर पत्थर की एक सिल रखकर मुंह बंद कर दिया गया था कि रात के अंधेरे में कोई इसमें गिर न पड़े। ये बाउली एक अंधे कुएं की तरह थी और इसके बारे में मशहूर था कि इसके अंदर जहरीले बिच्छू रहते हैं। अरसलान और शेर खान बाउली के पास एक तरफ होकर बैठ गए। इतने में 2 मुजाहिद बेहोश भारतीय ब्रिगेडियर को उठाए वहाँ आ गए और उन्होंने इसे ज़मीन पर डाल दिया। अरसलान ने कहा, बाउली के मुंह पर से सिल हटा दो। फौरन मुजाहिदों ने आगे बढ़कर पत्थर की सिल एक तरफ हटा दी। अरसलान ने कहा, अब इस भारतीय जल्लाद को उठाकर बाउली में फेंक दो। दोनों मुजाहिदों ने भारतीय ब्रिगेडियर को उठाया, इसे बाउली के दहाने के पास ले गए और फिर इसे बाउली में गिरा दी।
बाउली के अंदर इसके गिरने से आवाज़ पैदा हुई और फिर गहरी खामोशी छा गई। अरसलान के हुक्म पर मुजाहिदों ने पत्थर की सिल बाउली के दहाने पर रखकर इसे बंद कर दी। कमांडो अरसलान ने कहा, आप लोग बाउली के करीब रहकर कम से कम शाम तक इसकी निगरानी करेंगे, इसके बाद यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। शेर खान खामोशी से ये सारा मंजर देख रहा था। अरसलान ने इसे साल लिया और दोनों खुफिया कमीनगाह में वापस आ गए। उस रोज़ शाम को कमांडो अरसलान और कमांडो शेर खान को तंजीम की दिल्ली शाख के लीडर का खुफिया पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें इन दोनों को फौरी तौर पर दिल्ली बुलाया गया था। ये पैगाम वसूल करने के बाद अरसलान ने शेर खान से कहा, मालूम होता है वहाँ कोई इमरजेंसी पैदा हो गई है, हमें आज रात ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। शेर खान कहने लगा, मैं तैयार हूँ। रात का अंधेरा हो जाने के बाद दोनों ने जम्मू के देहातियों वाला हुलिया बनाया और खुफिया कमीनगाह से निकल खड़े हुए। एक ख़ास मुकाम तक वो जंगल में पैदल चलते रहे। इसके बाद मुजाहिद हसन जीप लेकर मौजूद था। वो जीप में बैठ गए। जीप रात की तारीकी में एक छोटी पहाड़ी सड़क पर दौड़ती चली गई। एक ख़ास इलाके में पहुंचकर उन्होंने मुजाहिद हसन को वापस भेज दिया और एक टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। ये इलाके दोनों कमांडो मुजाहिदों के देखे वाले थे। टीले की दूसरी जानिब एक पहाड़ी कस्बा था। रात के 11 बज रहे थे। अरसलान कहने लगा, यहाँ से जम्मू के लिए लारी हमें मुँह अंधेरे ही मिल सकती है। कोई बात नहीं, शेर खान ने कहा, हम यहाँ जंगल में किसी जगह इंतज़ार करते हैं। वो सड़क से हटकर एक जगह दरख्तों के नीचे बैठ गए। शेर खान कहने लगा, अरसलान तुम कुछ देर के लिए सो जाओ, मैं जाग कर पहरा देता हूँ। इसके बाद तुम जाग कर पहरा देना और मैं कुछ देर आराम कर लूँगा। अच्छा ख्याल है। और कमांडो अरसलान वहीं घास पर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद इसके हल्के हल्के खराटों की आवाज़ आने लगी। वो गहरी नींद सो चुका था। कमांडो जब अपनी मुहिम पर मसरूफ़ अमल होते हैं तो इस किस्म के मौक़ों को हाथ से नहीं जाने देते। इन्हें जब कभी ऐसा मौका मिलता है फ़ौरन थोड़ी देर सो जाते हैं। 2 घंटे के बाद अरसलान की अपने आप आँख खुल गई। तारीकी में इसने शेर खान से पूछा, मेरा ख्याल है मैं 1-1.5 घंटा ज़रूर सोया हूँ। शेर खान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। अरसलान उठकर बैठ गया और बोला, अब तुम आराम कर लो। और शेर खान भी वहीं लेट गया। थोड़ी देर के बाद वो भी सो गया। कमांडो अरसलान बैठा सोच रहा था कि लीडर ने इन्हें दिल्ली किस लिए बुलाया है। कोई अहम काम ही होगा, वरना कश्मीर के महाज से किसी कमांडो मुजाहिद को पीछे नहीं बुलाया जाता। दिल्ली में इनके कुछ रजाकार कमांडो हर वक्त मौजूद रहते हैं। कोई बड़ा हसास मिशन होगा जिसके लिए लीडर ने अपने यहाँ के आदमियों को छोड़कर सिर्फ अरसलान और शेर खान को ख़ास तौर पर दिल्ली बुलाया। अरसलान और शेर खान के पास भारतीय करेंसी की शक्ल में काफ़ी रकम मौजूद थी कि वो जालंधर या अमृतसर से बजरिया तैयारा भी दिल्ली जा सकते थे। मगर भारतीय ब्रिगेडियर जगमोहन के गुम हो जाने और इसकी बेटी के अगवा और इसकी वापसी के बाद एयरपोर्ट पर खासी तौर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। चुनाचा उन्होंने यही फैसला किया था कि वो जम्मू शहर से बरास्ता पठानकोट अमृतसर जाने वाली बस नहीं पकड़ेंगे। इसकी बजाय वो शहर से बाहर जम्मू श्रीनगर रोड पर काफ़ी दूर आगे जाकर अमृतसर जाने वाली बस में सवार हो जाएंगे। इस तरह वो जम्मू में पुलिस की चेकिंग से बच जाएंगे। चुनाचा मुँह अंधेरे वो कस्बे के लारी अड्डे पर पहुंच गए। यहाँ से जम्मू जाने वाली लारी में सवार हो गए। इस वक्त अभी सुबह नहीं हुई थी। पिछली रात का अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। अरसलान ने पुराने कंबल और शेर खान ने एक मैले से खेस की बुक्कल मार रखी थी। लारी का सफ़र काफ़ी लंबा था। बाकी रात इन्हें रास्ते में ही गुजर गई। अगला सारा दिन लारी पहाड़ियों में सफ़र करती रही। दोपहर हुई तो लारी जम्मू तवी के नीम पहाड़ी नीम मैदानी इलाके में दाखिल हो चुकी थी। जम्मू शहर से 2-3 मील इधर ही कमांडो अरसलान और शेर खान लारी से उतर गए और सड़क से हटकर गैराबाद इलाके में चल पड़े। इन्हें जम्मू शहर से आगे पठानकोट अमृतसर जाने वाली सड़क पर पहुंचना था। दोनों इस नीम पहाड़ी इलाके से बखूबी वाकिफ थे। रास्ते में एक जगह से तवी का दरिया आ गया। यहाँ दरिया एक बड़ी नदी की शक्ल में था। एक पुल पर से इन्होंने दरिया पार किया और दूसरी तरफ चल पड़े। सूरज गुरूब हो रहा था जब वो एक सड़क पर निकल आए। यह सड़क अमृतसर पठानकोट रोड थी। जम्मू शहर से वो 3-4 मील आगे निकल आए थे। यहाँ सड़क के किनारे एक जगह बैठकर वो जम्मू से आने वाली और अमृतसर जाने वाली लारी का इंतजार करने लगे। कोई आधे घंटे के बाद एक लारी दूर से आती दिखाई दी। कमांडो अरसलान ने इसे हाथ का इशारा किया। लारी इनके करीब आकर रुक गई। दोनों इसमें सवार हो गए। जम्मू शहर की सख्त चेकिंग से तो वो बच गए थे। अब एक ही खतरा था कि रास्ते में चेक पोस्ट न हो, क्योंकि एक तो ये सारा हसास इलाका था, दूसरा पीर पंजाल के फौजी कैंप की वारदात हो चुकी थी, जहां कश्मीरी मुजाहिदों ने पूरी भारतीय फौजी कैंप को उड़ा दिया था। पठानकोट के अड्डे पर पुलिस ज़रूर मौजूद थी, मगर बाकायदा मुसाफिरों की चेकिंग नहीं हो रही थी। अरसलान और शेर खान लारी में ही बैठे रहे। यहाँ से लारी रवाना हुई तो अमृतसर तक खास बात न हुई और वो अमृतसर पहुँच गए। दिल्ली जाने के लिए वो जालंधर की बजाय अमृतसर से ट्रेन पकड़ना चाहते थे। जम्मू से जालंधर तक एक तो रास्ता बड़ा ख़तरनाक था और किसी जगह भी लारी खड़ी करवा कर मिलिट्री पुलिस मुसाफिरों को चेक कर सकती थी। दूसरे जालंधर शहर के लारी अड्डे पर हर वक्त CID वाले मौजूद रहते थे, जिनकी तेज़ निगाहें देहाती लिबास में भी मुजाहिदीन को पहचान लेती थी। दिल्ली जाने वाली ट्रेन अमृतसर ही से तैयार होती थी। अमृतसर में उन्होंने एक मामूली से होटल बल्कि ढाबे में खाना खाया
ढाबा भारत के पंजाब में दुकान की तर्ज का होटल होता है, जहां विष्णु खाना यानी सिर्फ दाल भाजी मिलती है। गोश्त वगैरह वहां नहीं पकाया जाता। स्टेशन के आसपास के ढाबे सारी रात खुले रहते हैं। वो इधर उधर चलने फिरने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। चुनाचा ढाबे के अंदर ही मिट्टी के गिलासों में चाय मंगवा कर बैठे रहे। ये उन्होंने मालूम कर लिया था कि ट्रेन सुबह 6:20 पर दिल्ली जाती है। इस वक्त रात के 4 बज चुके थे, यानी पू फट चुकी थी, मगर मौसम सर्दियों का था, जिसकी वजह से अभी अंधेरा ही था। ट्रेन रवाना होने से 20 मिनट पहले वो स्टेशन पर आ गए। अब वो अलग अलग हो गए थे, साथ साथ नहीं चल रहे थे। इन्हें दिल्ली तक ट्रेन में अलग अलग बैठकर सफ़र करना था। उन्होंने अपने अपने तौर पर टिकट लिए और प्लेटफॉर्म पर आ गए। ट्रेन खड़ी थी, मुसाफिरों का काफ़ी रश था। दोनों अलग अलग डब्बों में सवार हो गए। ट्रेन अपने वक्त पर रवाना हो गई। रास्ता खैरियत से कट गया और कमांडो अरसलान और कमांडो शेरखान दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली स्टेशन के बाहर आकर वो एक बार फिर मिल गए। अपनी तंजीम की दिल्ली शाख के खुफिया दफ्तर का इन्हें इल्म था। वो एक ऑटो रिक्शे में सवार हो गए, एक ख़ास इलाके में आ गए, जिसका नाम हम मुसलहत की वजह से नहीं बताएंगे। वो तंजीम के खुफिया हेडक्वार्टर में आ गए। यहाँ तंजीम का पार्टी लीडर इनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो दोनों लीडर से मिले, लीडर ने कहा, तुम नहा धोकर ताज़ा दम हो जाओ, फिर बातें होंगी। अरसलान और शेरखान नहा कर ताज़ा दम हो गए और लीडर के छोटे से कमरे में आकर इसके पास बैठ गए। इसने चाय और बिस्कुट वगैरह मंगवा रखे थे। लीडर प्यालियों में खामोशी से चाय उंडेलने लगे। कमांडो और अरसलान ने शेरखान की तरफ देखा। शेरखान ने ज़रा खंखारते हुए लीडर से कहा, सर आपका पैगाम मिलते ही हम कश्मीर से चल पड़े थे। लीडर आहिस्ता से बोला, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। जब शेरखान ने बात शुरू की तो अरसलान ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, सर कोई इमरजेंसी पैदा हो गई है? पार्टी लीडर कहने लगा, चाय पीकर तरोताज़ा हो जाओ, फिर बातें करेंगे। कुछ देर तक लीडर अरसलान और शेरखान से कश्मीर के महाज पर मुजाहिदों की सरफरोशाना सरगर्मियों की बातें करता रहा। इसके बाद इसने कहा, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान और भारत दोनों इस वक्त एटमी ताकत बन चुके हैं। भारत के अज़ाइम जारहाना है, जबकि पाकिस्तान महज अपने दफा के खातिर एटमी मैदान में उतरा है। सबसे पहले एटमी धमाका भारत ने किया था। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में एटमी धमाका कर दिया और भारत भीगी बिल्ली की तरह बैठ गया, वरना एटमी धमाके के बाद इसका लहजा ही बदल गया था और इसने पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के धमाके के बाद भारत का लहजा मामूल पर आ गया और वह दोस्ती और भाईचारे की बातें करने लगा, लेकिन अंदर से वो अपनी एटमी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने की खातिर एटमी मिसाइलों और न्यूक्लियर वार हेड पर काम करता रहा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस भारत के इन मजमूम और जारहाना अज़ाइम से बेखबर नहीं है, लेकिन हम दुश्मन के घर में बैठे हुए हैं, हमें इसके अंदर की खबरें मिलती रहती हैं। लीडर ने चाय का एक घूंट लिया और रुमाल से होंठ साफ करने के बाद बोला, हमारी इंटेलिजेंस दुश्मन के पेट में बैठी हुई है और हमें दुश्मन के मजमूम अज़ाइम की एक एक पल की रिपोर्ट मिलती रहती है। चुनाचा इस सिलसिले में हमें 2 दिन पहले खुफिया इतला मिली है, जिसकी रूह से भारत के एटमी कमीशन ने एक ऐसे न्यूक्लियर वार हेड पर काम शुरू कर दिया है जो एक इंतहाई तेज़ रफ्तार मिसाइल की शक्ल में होगा और जिसमें यह सलाहियत होगी कि 2000 मील के दायरे में अगर किसी भी जगह से कोई एटमी मिसाइल छोड़ा जाएगा तो वो इंतहाई बरक रफ्तारी के साथ फिजा में परवाज करते हुए इस मिसाइल को फायर किए जाने के फ़ौरन बाद वहीं तबाह कर देगा। हमें ये इल्म नहीं है कि इसके जवाब में पाकिस्तान ने इसका कोई तोड़ दरियाफ्त किया है या नहीं, लेकिन हम अपने तौर पर भारत के इस इंतहाई बरक रफ्तार और ख़तरनाक तरीन मिसाइल शिकन एटमी मिसाइल का फुल कंप्यूटर डाटा पाकिस्तान तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान जो आलमी इस्लाम का किला है अपना पूरा दफा कर सके और पाकिस्तान का सबज हिलाली परचम आज़ाद फिजाओं में लहराता रहे। कमांडो शेरखान ने कहा, सर मुझे यकीन है कि पाकिस्तान दुश्मन के इन ख़तरनाक अज़ाइम से बेखबर नहीं है और हमारे साइंसदान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी सरगर्मी से काम कर रहे होंगे। लीडर कहने लगा, खुदा करे कि ऐसा ही हो और मुझे यकीन है कि ऐसा ही हो रहा होगा। इसके बावजूद हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने तौर पर जिहाद कश्मीर की काज और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें। कमांडो अरसलान कहने लगा, सर इस एटमी कंप्यूटर डाटा की पोजीशन क्या है? लीडर ने कहा, इसकी पोजीशन ये है कि इसे कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है, लेकिन दुश्मन ने एहतियात के तौर पर इसकी एक मास्टर कॉपी तैयार करके रख ली है। हम दुश्मन को इसके इस एटमी डाटा से महरूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ कंप्यूटरों में फीड हो चुका है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस एटमी डाटा की एक कॉपी डिस्क किसी तरह हमारे पास आ जाए और हम इसकी 2-3 कापियाँ निकाल कर एक कापी पाकिस्तान में पहुँचा दें और बाकी कापियाँ हम किसी इंतहाई महफूज जगह पर छुपा कर रख लें। ये हमारी अखलाकी मैदान में भी बहुत बड़ी फतह होगी। इससे न सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसियों का वकार खाक में मिल जाएगा, बल्कि कश्मीरी मुजाहिदीन का मोराल भी बुलंद होगा। कमांडो शेरखान ने कहा, सर हमें ये मालूम करने की ज़रूरत है ये एटमी डाटा की डिस्क की कापियाँ कहाँ रखी गई हैं। हम कंप्यूटर में फीड किया हुआ डाटा तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन इसकी डिस्क सर तोड़ कोशिश करने के बाद हासिल कर सकते हैं। लीडर कहने लगा, हमें ये मालूम नहीं हो सका कि भारतीय एटमी डाटा की इस वक्त कितनी डिस्कें भारत के एटॉमिक मिशन की तहवील में है, लेकिन एक इतला हम तक ज़रूर पहुँच चुकी है। वो क्या है सर?
कमांडो अरसलान ने पूछा। लीडर ने कहा वो इतला ये है कि इस एटमी डाटा डिस्क की मास्टर कॉपी इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दिल्ली हेडक्वार्टर से एटॉमिक कमीशन के मद्रास हेडक्वार्टर में ले जाई जा रही है। आपका मिशन ये होगा कि आप इस एटमी डाटा डिस्क की मास्टर कॉपी को दिल्ली और मद्रास के रास्ते में ही अपने कब्जे में कर लेंगे। यहाँ कमांडो शेरखान ने एक सवाल उठाया। इसने कहा, सर मास्टर कॉपी के गुम हो जाने के बाद यकीनी तौर पर भारत की इंटेलिजेंस यही समझेगी कि इनका एटमी राज चुराकर पाकिस्तान पहुँचा दिया गया है। इस सूरत हाल में भारत के एटमी साइंसदान इस मास्टर कॉपी के फीड किए हुए कंप्यूटर डाटा बाज ऐसी टेक्निकल तब्दीलियां कर देंगे जिसके बाद हमारे हाथ आई हुई एटमी राज की डिस्क का डाटा बेकार हो जाएगा। कमांडो अरसलान ने शेरखान की तायद करते हुए कहा, सर शेरखान का कहना बिल्कुल सही है। हमें एक सियासी तरकीब पर अमल करना होगा कि भारत की इंटेलिजेंस और भारत के एटॉमिक कमीशन को ये इल्म न हो सके कि एटमी डाटा डिस्क का राज किसी दूसरे मुल्क तक पहुँच चुका है और डिस्क भी हमारे हाथ आ जाए। लीडर ने ज़ेरेला मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें ये नुक्ता मालूम नहीं था? हमें मालूम था कि एटमी राज वाली डिस्क गायब हो जाने के बाद भारत का एटमी कमीशन लाजमी तौर पर एटमी मिसाइल के न्यूक्लियर डाटा में बाज ऐसी टेक्निकल तब्दीलियां कर देगा कि हमारे हाथ आई हुई डिस्क और एटमी राज बेकार हो जाएगा। कमांडो शेरखान ने पूछा, सर फिर इसका क्या हल आपने सोचा है? लीडर कहने लगा, इसका हल हमने पहले ही सोच रखा था और जो हल हमने सोचा है वो आपके मिशन का सबसे अहम हिस्सा है। अरसलान ने पूछा, सर क्या हम पूछ सकते हैं कि वो हल क्या है? क्यों नहीं, लीडर ने कहा, वो हल आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इस तरकीब पर अमल न किया तो आपका मिशन बेफ़ायदा होगा, बेकार होगा। लेकिन हमने जो हल सोच रखा है वो अभी आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि अभी हमें यह हतमी तौर पर मालूम नहीं है कि एटमी डिस्क दिल्ली से मद्रास कब्र के ज़रिए से पहुँचाई जा रही है। आमतौर पर इस किस्म का खुफिया डाटा एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर में कंप्यूटर के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन इस एटमी राज की डिस्क की मास्टर कॉपी हमेशा कोई जिम्मेदार अफसर सिक्योरिटी टीम की हिफाजत में खुद ले जाता है। सबसे पहले हमें ये सुराग लगाना है कि एटमी राज की डिस्क किस रोज़ दिल्ली से मद्रास ले जाई जा रही है और किस जरिए से सफ़र में ले जाई जा रही है। कमांडो शेरखान बोला, सर जहाँ तक मेरा ख्याल है इसे बजरिया हवाई जहाज़ ले जाया जाएगा। इतने अहम राज और अहम तरीन खुफिया डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई ज़मीनी ज़रिया सफ़र इख्तियार नहीं किया जा सकता। हमारा अपना भी यही ख्याल है कि ये मास्टर कॉपी एयर इंडिया की किसी फ़्लाइट में मद्रास पहुँचाई जाएगी। अरसलान ने यहाँ अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, सर मेरा ख्याल है कि इतना अहम डॉक्यूमेंट यानी ये मास्टर कॉपी इंडियन एटॉमिक कमीशन आम एयर इंडिया की फ़्लाइट में भेजने की गलती नहीं करेंगे। वो बड़ी आसानी से इसे इंडियन एयरफोर्स के किसी तैयारे में भेज सकते हैं। लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, इंडिया की इंटेलिजेंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इससे मालूम है कि कश्मीरी मुजाहिदीन की इंटेलिजेंस सारे भारत में फैली हुई है और हमारे आदमी भारत के हर एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं और जब कोई एटॉमिक कमीशन के किसी सिविलियन ऑफिसर को इंडियन एयरफोर्स के तैयारे में सवार होते देखेंगे तो कुदरती तौर पर इन्हें शक पड़ेगा कि इस फ्लाइट के ज़रिए कोई अहम राज ले जाया जा रहा है और मुजाहिद इस जहाज़ को तबाह करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर जहाज़ को तबाह न किया जा सका तो कम अज़ कम मुजाहिदीन की इंटेलिजेंस इस सिविलियन एटॉमिक ऑफिसर के पीछे ज़रूर लग जाएगी। चुनांचे मुझे यकीन है कि मास्टर कॉपी एयर इंडिया की किसी आम फ्लाइट में मद्रास पहुँचाई जाएगी। अगर एटॉमिक कमीशन के सिविलियन ऑफिसर को कोई मुजाहिद देख भी लेगा तो वो यही समझेगा कि वो किसी सरकारी या निजी काम से दूसरे मुसाफिरों के साथ मद्रास जा रहा है और इसी तरह से भारत के एटमी राज की मास्टर कॉपी मुकम्मल हिफाजत के साथ दिल्ली से मद्रास पहुंचा दी जाएगी। कमांडो शेरखान ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, सर फर्ज कर लिया कि भारत अपनी अहम तरीन एटमी राज की मास्टर कॉपी एयर इंडिया की आम फ्लाइट में ही मद्रास भेजता है। इस सूरत में हम कौन सी ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे कि एटमी राज की मास्टर कॉपी भी हमारे कब्जे में आ जाए और भारत की इंटेलिजेंस को ये इल्म न हो कि इसका एक अहम एटमी राज चुरा लिया गया है। लीडर ने हंस कर कहा, शेरखान मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं इस मंसूबे का राज अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि जो हमने सोच रखा है, लेकिन वक्त आने पर सबसे पहले वो मंसूबा आप दोनों को ही बताया जाएगा क्योंकि इस पर अमल आपने ही करना है। पहले हमें ये मालूम कर लेने दो कि ये एटमी मास्टर कॉपी कब और किस तरीके से दिल्ली से मद्रास पहुंचाई जा रही है। दिल्ली में मुजाहिदों की तंजीम के खुफिया सुराग रसां बड़ी गर्मजोशी से ये मालूम करने की कोशिश में लगे हुए थे कि एटमी राज की मास्टर कॉपी कब और किस जरिए से मद्रास भेजी जा रही है। कमांडो अरसलान और शेरखान तंजीम की खुफिया कमीनगाह में ही रहे। इस नए मिशन के शुरू होने तक लीडर ने इन्हें हिदायत कर रखी थी कि इनका वहाँ छुपे रहना ही ठीक है। लीडर नहीं चाहता था कि इस दौरान बाहर का कोई आदमी इनमें से किसी की शक्ल देखे। इस तरह इनके मिशन को नुकसान पहुँचने का अंदेशा था। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन शाम को अपना एक मुजाहिद कमीनगाह पर आए और इसने लीडर को बताया कि 4 दिन बाद एटमी राज की मास्टर कॉपी एक सिविलियन ट्रांसपोर्ट तैयारी के जरिए दिल्ली से मद्रास ले जाई जा रही है। इस वक्त अरसलान और शेरखान भी वहाँ मौजूद थे। लीडर ने जासूस मुजाहिद से पूछा, जो आदमी मास्टर कॉपी ले जा रहा है इसका बायोडाटा क्या है? मुजाहिद एक बात की खबर लेकर आया था
इसने कहा, एटमी राज की मास्टर कॉपी एटॉमिक एनर्जी के मिशन का एक बूढ़ा हेड क्लर्क लेकर जा रहा है। इन लोगों ने किसी साइंसदान को जानबूझकर नहीं भेजा कि इसे देखकर किसी को शक न पड़ जाए कि तैयारे में कोई खुफिया एटमी दस्तावेजात ले जाई जा रही हैं। इस हेड क्लर्क का नाम सुरेश पांडे है। इसकी उम्र 60-65 के दरमियान है। मैं इसकी एक फ़ोटो भी लाया हूँ और मुजाहिद ने बटुए में से एक छोटे साइज़ की फ़ोटो निकाल कर लीडर को दे दी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।